हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे फूड रिसोर्सेज में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो काफी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, कुछ नए टॉपिक्स हमारे पास रह जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपने कवर कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पर जाते हैं इंडेक्स में और आप देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास है, तो आपने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। आपने कहा कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट, इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली आप इसमें देखते हैं एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हमने बोला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात की थी। इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के साथ साथ हमने कहा कि सीजन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितने टाइप की क्रॉप्स हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड की, क्रॉप ईल्ड में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए उसके बारे में हमारे पास हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे कि क्रॉप में इम्प्रूवमेंट की, तो उसमें हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी एक हमारे पास क्या आता है, टर्म आता है। बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं। एक तो सिंपल सा ये हुआ कि आप संकरण करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। एक हमने कहा कि हम क्या करें, स्पेसिफिक जो जीन है उसकी अदला बदली कर रहे हैं। हमने कहा एक जेनेटिक मटेरियल हमारे पास ये आता है और एक जेनेटिक मटेरियल हमारे पास ये आता है। तो हम सिंपल सी इन दोनों में क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। हमने इसका जो एक पोर्शन था, एक पार्ट था या एक जीन था जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमने उसे दूसरे में ट्रांसफर कर लिया है। तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे डिटेल में, जब आप जाएंगे क्लास 12th में, तो तब आप बायोटेक्नोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। अगर हम एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हम बात करें तो हमने कहा कि सिंपली हम क्या करें, जो डिजायरेबल जीन होता है या फिर जिस जीन की वजह से, अब आप इतना तो समझते हैं, हमने क्या बोला था, डीएनए, ये पूरा क्या है, डीएनए है। डीएनए का जो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो थ्रेड है, बहुत लंबा होता है, ठीक है। हमने कहा कुछ मीटर्स में होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए का जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि हमने कहा डीएनए के अलग अलग पार्ट होंगे, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का जो फंक्शन है वो अलग होता है। जैसे कि आपकी आईज देखने का काम करती हैं, आपकी नोज यहाँ पे स्मेल को डिटेक्ट करती है, आपकी जो टंग है वो टेस्ट को डिटेक्ट करती है, आपके जो कान है वो सुनते हैं। हमने कहा हमारे हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, पैर कुछ और काम कर रहे हैं, हमारा लीवर कुछ और करेगा और हमारा जो हार्ट है वो कुछ और करेगा। इन शॉर्ट ये हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग काम को कर रहे हैं। वैसे ही सेम क्या होता है, डीएनए के जो अलग अलग पार्ट हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या बात की थी हमने कहा था कि हमारी बॉडी में, हमारी यानी कि सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो बॉडी में जितनी भी कैरेक्टर है वो उनके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कंट्रोल होते हैं। मैंने कहा अगर यहाँ पर मेरे बालों का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब कि मेरी बॉडी में उस प्रकार का प्रोटीन बना जिससे कि मेरे बालों का कलर क्या हुआ है, ब्लैक हुआ है। कुछ के जो बाल होते हैं वो ब्राउन होते हैं, इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ अलग प्रकार का प्रोटीन बना जिससे कि उसके बालों का जो कलर आया वो ब्राउन आया। तो ये जो प्रोटीन है, हमने कहा कि प्रोटीन क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस प्रकार की प्रोटीन बनेगी उसी प्रकार का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। मेरी बॉडी में एक प्रकार का प्रोटीन बना जिससे मेरे बाल काले हुए, हो सकता है आप में से किसी के बाल ब्राउन होंगे, तो आपने कहा आपके बॉडी में उस प्रकार का प्रोटीन बना जिससे आपके बाल ब्राउन है। सेम चीज आई का जो कलर होता है उसमें भी डिपेंड करता है, आंखों का भी कलर होते हैं जैसे ब्राउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे आंखों का कलर है ब्राउन, किसी का होगा ब्लैक, किसी का आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन भी होता है, जो रेयर होता है, बहुत कम लोगों का होता है। जनरली आपने ब्राउन आइज को देखा है और ब्लैक आइज को देखा है। हमने कहा कि यहाँ पर उसी प्रकार के प्रोटीन बन रही होगी जिस प्रकार का आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। अब आता है हमारे पास यहाँ पर, हमने कहा कि ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन कहाँ से बन रही होगी। तो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ या डायरेक्टली कहूँ, मैंने कहा ये जो प्रोटीन है वो हमारे डीएनए से बन रही है, ठीक है। कैसे बन रही है, ये हमने सीक्वेंस देखा था कि डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है, आरएनए से बनती है फिर प्रोटीन, और इसी प्रोटीन, यही जो प्रोटीन होती है ये कैरेक्टर्स के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है इतना।
अब ये जो प्रोटीन बनी, क्या मैं कह सकती हूँ डीएनए से बनी है, और मैंने कहा कि डीएनए सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो एक्सटर्नल फीचर्स आपके हो, चाहे वो इंटरनल फीचर्स आपके हो, आपकी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो कितना रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके डीएनए पे भी डिपेंड करती है। इसीलिए तो होता है कि आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स टॉल हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उनके जो बच्चे होंगे, उनकी जो संतान होगी वो भी टॉल होगी। आपने कहा अगर किसी के पेरेंट्स कैसे हैं, उनकी हाइट कम है, ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर हाइट यहाँ पर क्या हो रही है, हमने कहा ट्रांसफर हो रही है, हाइट को हम देख रहे हैं। आपसे पूछा जाता है, जैसे कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है कि एक जो मनुष्य था, एक जो आदमी था, वो क्या करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था या एक्सरसाइज करता था या जिम करता था, जो भी चीजें हैं, और उससे उसने क्या बना दिया, अपनी पूरी बॉडी बना दी, बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, ठीक है, मसल्स यहाँ पे बना दिए हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो आप कहते हैं, सारी चीजें उसने बना ली हैं। तो क्या उसकी जो संतान होगी उसमें जन्म से क्या वो गुण होगा कि उसमें क्या है, उसकी जो मसल्स है वो बहुत ग्रोथ उनमें देखने को मिलेगी। या सेकेंड होते कि कोई एक व्यक्ति है, वो रेस में बहुत अच्छा था, वो रनिंग बहुत अच्छी करता था, बहुत तेज भागता है, क्या उसके जो संतान होगी उसमें भी वही गुण आएगा? हमने कहा नहीं, ये क्या होता है, अर्जित गुण है। अर्जित यानी कि जो हमने एक्वायर किया है, जो हमने सीखा है, बाद में हमने एफर्ट्स लगाए, हमने सीखा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो हाइट है, क्या हाइट हम क्या कहते हैं, क्या हम हाइट को एक्वायर करते हैं? नहीं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और वही नेचुरल प्रोसेस आपने कहा कि ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल रही है, संतति में देखने को मिल रही है, इट मीन्स कि वो ट्रांसफर हो रहा है, वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या रीजन था? क्योंकि सिर्फ डीएनए ही तो ट्रांसफर होता है, हमारे पेरेंट्स से हम में सिर्फ डीएनए ट्रांसफर होता है। तो इट मीन्स हमारे पेरेंट्स का जो गुण है वो हम में आया, तो कैसे आया होगा? डीएनए से आया होगा। अब डीएनए से आया तो हम कह सकते हैं कि जो हाइट का गुण है वो डीएनए पे डिपेंड करता है। जैसे कि इंसुलिन होता है, कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपके बॉडी में, ये भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपका जो पेडिग्री चार्ट है, या फिर आपने कहा कि जो आपकी जो जनरेशन है वो उसमें आपको आपके जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए, आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैरेक्टर्स के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है, और प्रोटीन बनती है डीएनए से, क्योंकि डीएनए से एक कैरेक्टर कंट्रोल नहीं करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो हमने कहा कि डीएनए में बहुत सारी प्रोटीन बनती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग खंडों से अलग अलग प्रोटीन बनती है, अलग अलग जो खंड होते हैं उनसे अलग अलग प्रोटीन यहाँ पर बनेगी। अब इन खंडों को हमने जीन का नाम दिया था, ठीक है। अब मैंने कहा क्योंकि अलग अलग जो खंड हैं वो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, तो मैं शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि अलग अलग कैरेक्टर बनाएंगे, अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने कहा एक जीन या कोई ये जो जीन है ये किसी प्रोटीन को बना रहा है जो किसी गुण के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं कह सकती हूँ कि जीन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कोई कैरेक्टर है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई एक पौधा है और उसमें जो फली लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है, बड़ी। तो फली क्या होता है कि फली मतलब कि जिसमें बीज लगे हैं, आपने कहा जितने ज्यादा बीज होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और दूसरा हमने बोला था कि दूसरा जो पौधा है उसमें जो फली लगती है वो क्या लगती है, कंपैरेटिवली कम लगेगी। कम लगेगी तो इतना तो हम समझते हैं कि इसमें ज्यादा उत्पादन होगा और इसमें कम उत्पादन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें 10 आपको क्या मिले, सीड मिले, 10 दाने मिले। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 10 ही बने होंगे, आप मान लीजिए कि 10 बने होंगे, और मैंने कहा इसमें क्या है, 15 दाने हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, धान के मान लीजिए, गेहूं के मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला। लेकिन हमने कहा इसमें कोई कमी रही होगी जो कि इसमें क्या है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। हमने कहा डिजीज रेजिस्टेंस जो डिजीज रेजिस्टेंस का जो गुण होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो इसमें है कि ये जो फसल है वो जल्दी से खराब नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ जो पौधे होते हैं वो एकदम से मुरझा जाते हैं या वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने देखा कि इस पौधे में कोई एक जीन ऐसा था जो कि डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखता था, और हमने उस जीन को यहाँ से उठाया और हमने उस जीन को यहाँ डाल दिया। सिर्फ इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, प्रोसेस बहुत क्या होती है, यहाँ पे बहुत ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है पूरी प्रोसेस।
तो हमने कहा कि यहाँ से जो जीन है या फिर जो डीएनए का जो पार्ट है, डीएनए का जो सेगमेंट है, वो किसी एक जीव से दूसरे जीव में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इससे भी हमने क्या बोला कि क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इसमें उत्पादन तो ज्यादा था लेकिन खराब हो जा रही थी। लेकिन जब हमने क्या किया, इसका जीन यहाँ ट्रांसफर किया तो अब उत्पादन ठीक है। दूसरा, हम संकरण करवाते हैं। नॉर्मली हमने कहा अलग अलग नस्ल या अलग अलग स्पीशीज के बीच में हम क्या करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। नई जो नस्ल होती है उसमें दोनों के कैरेक्टर आते हैं। एक तो ये है बायोटेक्नोलॉजी के, आप स्पेसिफिक जो जीन है उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा, सिंपली हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया, और जब हमारे पास जो नया पौधा आया तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या इसमें है कि दोनों के कैरेक्टर आएंगे। लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि इसका जो डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर होगा वो फर्स्ट जनरेशन में दिखेगा ही दिखेगा। मे बी वो दिख सकता है, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रॉप यील्ड के क्या पढ़े थे, यहाँ पे तरीके पढ़े थे। ये तो आपने बात की है बायोटेक्नोलॉजी की या हाइब्रिडाइजेशन की। हम बात कर रहे थे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, खाद और उर्वरक के बारे में। हमने कहा कि कुछ प्राकृतिक तरीके, कुछ नेचुरल तरीके हो सकते हैं जिसमें हम मैन्योर पढ़ते हैं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके हो सकते हैं जिनमें हम फर्टिलाइजर्स पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। आपने मैन्योर के बारे में क्या क्या था यहाँ पे स्टार्ट किया था। न्यूट्रिएंट्स या आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। मैक्रो माइक्रो क्या है, क्या होगा अगर न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम हो गई। आपने कहा टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी, दो वर्ड हमने पढ़े थे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर मैन्योर यानी कि खाद। खाद आपने सुना होगा। देखिए ये चैप्टर बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। वैसे तो हम बायोलॉजी में जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमसे रिलेटेड होती हैं, बट ये चीजें ऐसी हैं कि आप बचपन से देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉप को कैसे यहाँ पर क्या किया जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट को आप पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो पारंपरिक जो खेती है उसके हम तरीके यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे होता है। खाद को आप समझते हैं, खाद को आपने यूज भी किया होगा, और जब भी खाद का नाम आता है तो आप काव डंग यानी कि गोबर की बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा जो गांव होते हैं या फिर जो छोटे लेवल पे जो कृषि करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो गांव में होते हैं वो सिर्फ अपने लिए अनाज उगाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे खेती कर रहे हैं और अनाज को बेच रहे हैं। वहां पे क्या होता है, वो अपने लायक ही क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं। तो वहां पर खाद के रूप में क्या यूज किया जाता है, गोबर को यूज किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा। क्यों यूज करते हैं वहां पे खाद को, उसकी आपको प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि क्यों हम खाद को यूज कर रहे हैं, क्या काम करता है जब आप किसी खाद को खेत में डालते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ये टॉपिक हमने कवर किया था। हमने क्या था, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। हमने कहा कि यहाँ पर जो खाद बनती है वो जैविक कचरे से बनेगी, चाहे वो गोबर से बन रही है यानी कि हमने कहा एनिमल्स एक्सक्रीटा से बन रही है, या हमने कहा प्लांट वेस्ट। अब प्लांट वेस्ट में सब चीजें आ सकती हैं, पौधे की पत्तियां, हमने कहा जो सड़ी हुई लकड़ियां होती हैं, या फिर हमने कहा कि जो बचा हुआ खाना होता है, ये सभी क्या है, प्लांट वेस्ट से आते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें, मैन्योर के क्या क्या फंक्शंस हमने पढ़े थे। हमने कहा खाद्य मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे, हर स्थान पे एक जैसे ही खेती हो सकती है। अगर आपने गांव में देखा होगा तो होता क्या है कि अलग अलग खेत होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, अलग अलग रीजन में होते हैं, बहुत दूर नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा हमने कहा कि एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि किसी खेत में तो जो फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रो होती है और किसी में कम होती है कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों की मिट्टी अलग अलग है, और दोनों मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो अलग अलग वहां पर होती है। ठीक है, हमने कहा इसमें थोड़ी मात्रा में पोषक तत्व भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो खाद डालने पर मिट्टी में मिल जाते हैं। खाद के कारण मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। मिट्टी की संरचना में कैसे सुधार होगा, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, चिकनी मिट्टी हमने पढ़ी थी और रेतीली मिट्टी। दोनों मिट्टी में क्या है, चिकनी मिट्टी में पानी नीचे निकल ही नहीं रहा है और पानी वहीं पे ट्रैप हो जा रहा है। रेतीली मिट्टी में हमने कहा पानी रुक नहीं रहा है और वहां पे सीधे पानी निकल जा रहा है। तो किसी प्लांट को ग्रो अगर करना है तो हमने कहा कि वहां पर उसे पानी की आवश्यकता होगी, तो पानी को वहां पे क्या होना पड़ेगा, वहां पे रुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी बाहर ही ना निकले, ऐसा नहीं कि वहां पे हर टाइम चौबीसों घंटे उस मिट्टी में पानी ही रहे, तो उस स्थिति में भी जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ चिकनी मिट्टी में जल भराव और जल निकासी से बचाता है।
चिकनी मिट्टी को जल भराव से बचाएगा, और हमने कहा रेतीली मिट्टी को क्या करता है, निकासी से बचाता है। खाद पूरी तरह से जैविक है, इसलिए अधिक खाद का उपयोग पौधे के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि आप खाद यूज कर रहे हैं और उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो मिट्टी पे कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है या फिर किसी अन्य जीव पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खाद का उपयोग खेत के कचरे को पुनर्चक्रित करने का एक तरीका है। हमने कंपोस्टिंग के बारे में कहा था। कंपोस्टिंग के खाद बनाने की क्या है, प्रक्रिया है। खाद बनाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, आपने कहा किसी स्थान पे आपने गड्ढा खोदा या फिर किसी एक स्थान पे आपने जैविक कचरे को इकट्ठा कर लिया है और वो क्या बन जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। जो खाद आपके पास आती है उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। तो आपने कहा कृषि अपशिष्ट पदार्थ को विघटित करके पुनर्चक्रित करने की को हम क्या कहते हैं, करने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। विघटित होने पर जो उत्पाद बनेगा उसे कंपोस्ट कहेंगे। रचना में पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थों की उच्च विविधता है। खाद तैयार करने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जानवरों के मलमूत्र, सीवेज अपशिष्ट, वनस्पति अपशिष्ट और खरपतवार है। हमारे पास जो टॉपिक था, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो ये था कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं। दोनों ही क्या है, खाद हैं, दोनों ही जैविक कचरे से बनते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपने किया होगा। एक बार आप लोग क्या करेंगे, इस टेबल को पढ़ लेंगे। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट दोनों ही क्या है, मेन्योर है। दोनों ही यहाँ पे खाद होती हैं जो कि जैविक कचरे से बनेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, उनके प्रिपरेशन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। मैन्योर में क्या, मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वेस्ट मटेरियल सच एज काउ डंग, सीवेज, वेजिटेबल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। यहाँ पे जो कंपोस्ट होता है वो जैविक कचरे से बनेगा, जैसे कि जो पशु होते हैं, जैसे हमने कहा गोबर से बनता है, जैसे हमने कहा कि जो प्लांट वेस्ट है उससे बनता है। तो वर्मी कंपोस्ट है मैन्योर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट में क्या है कि जो चीजें होंगी वो इन्हीं से बनेंगी, कंपोस्ट जो है वो इन्हीं चीजों से बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं अर्थवॉर्म को, जिसे आपने क्या कहा, कृमि कहा, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, कृमि कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा टेक अराउंड 3 to 6 मंथ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 3 से 6 महीने का समय लगेगा। और अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट तो आपने कहा टेक अराउंड 1 to 2 मंथ इन फॉर्मेशन। तो हमने कहा कि ये जल्दी बन जाता है क्योंकि 1 से 2 महीने में बनेगा, और अगर कंपोस्ट की बात करें तो वो 3 से 6 महीने में बनता है। द माइक्रोब डीके द मैटर एंड मैन्योर इज फॉर्म। आपने कहा कि कंपोस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो यहाँ पे क्या होते हैं, हमने कहा जो माइक्रोब्स होते हैं जिसे डीकम्पोजर भी कहते हैं। हमने कहा जिन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि जिन्हें हम अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं डीकम्पोजर से अपघटक, हमने कहा वे जीव जो कि क्या करते हैं, जैविक कचरे का अपघटन करते हैं, उन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अगर यहाँ पर बात करें तो आपने कहा अर्थ फॉर्म रिड्यूस द मैटर एंड कंपोस्ट इज फॉर्म। दोनों में बेसिकली डिफरेंस अगर हम देखें तो मेनली जो डिफरेंस आता है वो ये है, या फिर आप टाइम भी देख सकते हैं। आपने कहा कंपोस्ट जो बनता है वो माइक्रोब की सहायता से बनता है, माइक्रोब क्या करेंगे, उसका अपघटन करेंगे। वर्मी कंपोस्ट जो हमारा बनता है वो बनता है अर्थवॉर्म, जिसे आप कृमि भी कहते हैं, उनकी सहायता से बनता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट की, तो आपने कहा कि वहाँ आप क्या करेंगे, जो कृमि है उनका यूज करेंगे, कृमि को डाला जाता है, वो क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, और इस प्रकार से खाद का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन मेन्योर। क्या होता है ग्रीन मेन्योर, यानी कि हरी खाद किसे हम कहते हैं, शब्द ही हमें बता रहा है। आपने कहा समटाइम्स स्पीशीज स्पेसिफिक प्लांट आर ग्रोन एंड देन प्लग्ड एजिंग इन द सॉइल। आपने कहा कभी कभी विशिष्ट पौधे को उगाया जाता है और फिर से मिट्टी में क्या किया जाता है, जोता जाता है। These plants decay and turn into manure which enrich the soil। आपने कहा कि और फिर मिट्टी में जोता जाता है, ये पौधे सड़ जाते हैं और खाद में बदल जाते हैं, जो मिट्टी को मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से समृद्ध करते हैं। यानी कि plant decay and turn into manure which enrich the soil mainly with nitrogen and phosphorus। Plants that are used in the production of green manures are hemp, clover, peagrass mixture। हरी खाद का उपयोग में जिन पौधों का उपयोग किया जाता है वो होते हैं भांग, मटर, घास का मिश्रण इत्यादि। अब आपने देखा होगा ये भी सेम चीजें हमारे घर में क्या की जाती हैं, दोहराई जाती हैं।
कुछ पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, जैसे वो थोड़ा सा बड़े होते हैं अब वहाँ पे हल से खेत को जोता जाता है। इससे क्या होगा, जो वहाँ पे प्लांट्स है वो उखड़ जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, सड़ जाएंगे, उनकी डेथ होगी प्लांट्स की और वो सड़ने लगेंगे। जब वो सड़ने लगते हैं तो आपने कहा कि क्या करेंगे, ये मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से समृद्ध करते हैं। तो हमने क्या बोला कि इन्होंने पोषक तत्वों को मिट्टी में क्या किया है, ऐड किया है, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिट्टी में होंगे उतनी ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे पोषक तत्व हमें देखने को, उतनी अच्छी मात्रा में हमें यहाँ पे जो उपजाऊ क्षमता है या जो फसल की जो ग्रोथ है उतनी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इजी है, ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम जो हमें समझना है, हमने सीधे पढ़ना है चीजों को और वो हमें समझ आ जाती है कि ग्रीन मैन्योर क्या है, कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है। एक बार आप लोग रीड कीजिए इसे, फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं मैन्योर के बारे में, अभी ध्यान रखिए हमें बात करनी है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरकों के बारे में बात करनी है, ये तो बात थी मैन्योर के बारे में। नोटिस कीजिए कि अभी तक आपने मैन्योर के क्या क्या फंक्शंस देखे हैं, आपने बेनिफिट्स देखे हैं या फिर आपके पास ड्रॉबैक भी आए हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ लाभ आपने पढ़े हैं या आपके पास हानि भी आई है। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किन चीजों से हो रहा है, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे, ठीक है। जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में तब हम दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से ज्यादा उपजाऊ क्षमता किसकी है, दोनों में से ज्यादा यूज हम किसका कर सकते हैं, दोनों में से हानि किसकी है, लाभ किसके हैं, क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ हैं, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले मैन्योर को अच्छे से क्या करना है, समझना है। एक बार ग्रीन मैन्योर के बारे में पढ़िए, क्या होती है ग्रीन मैन्योर। आपके पास यहाँ पे इमेज भी दी गई है कि ये जो प्लांट्स हैं यही यूज किए जाते हैं ग्रीन मैन्योर में। चलिए, तो ये हमने बात की है मैन्योर के बारे में, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर। ध्यान रखिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको दोनों का कंपैरिजन करना है, तो ध्यान से पढ़िए हम क्या क्या बेनिफिट्स हम पढ़ रहे हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हमारे पास आएंगे। फॉर्मेशन किस चीज से होता है, आपके पास बेसिकली क्वेश्चन यही आते हैं। दोनों का कंपैरिजन आपके पास आ गया कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, या फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हम बात करेंगे यूजिंग फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों का उपयोग। Fertilizers are artificial materials that are produced on a commercial basis or natural substances that ensure nutrients benefits to the soil। आपने कहा फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैन मेड सब्सटेंसेस है या मैन मेड मटेरियल है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जब हम खाद की बात कर रहे थे क्या वो मैन मेड नहीं था, नहीं। अगर आप खाद, हमने कहा कि वर्मी कंपोस्ट में ठीक है हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो कृमि है उनको ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमने कहा वो जैविक कचरा है, ऐसा नहीं है कि हमने उसे क्रिएट किया है। चलिए हम वर्मी कंपोस्ट को एक बार के लिए हटा भी दें, हमने कहा अगर हम कंपोस्ट को देखते हैं बेसिकली तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो जो कचरा है उसका अपघटन माइक्रोब्स करेंगे और खुद ब खुद वो क्या होगा, खाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपने कहा फल सब्जियों के छिलके हैं या बचा हुआ खाना है, आप एक जगह पे अगर उसे रख देते हैं कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको खाना नहीं दिखेगा, वहाँ पे मिट्टी आपको दिखेगी और वो जो मिट्टी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमने कहा अगर हम कार्बन या गोबर की हम बात करते हैं वो हमने नहीं बनाया है, वो भी हमारे लिए खाद है। और अगर हम देखें कि पारंपरिक खेती में हम गोबर को ही एज अ खाद या एज अ मैन्योर यूज करते हैं, तो हमने कहा वो हमने नहीं बनाया है, मैनमेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो आपको पहली लाइन में बोला गया कि फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियल मटेरियल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस और नेचुरल सब्सटेंसेस दैट एंश्योर न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स टू द सॉइल। हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए गए हैं, सेम इनका वही क्या है, एम है। जो मोटिव यहाँ पे मैन्योर या खाद को यूज करने का है वही फर्टिलाइजर्स का है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पे अपने क्रॉप में इम्प्रूवमेंट लाएं या अपनी फसल के उत्पादन में हम क्या करें, यहाँ पे सुधार लाएं। पहली लाइन क्लियर है। सेकेंड लाइन हमारे पास आती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स है लैमस्टोन, रॉक फॉस्फेट एक्सेट्रा। आपने कहा वो फर्टिलाइजर जो फार्मर यूज करते हैं उनके नाम आपको बताए गए हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है। ये आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, ये आपके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है। आपने कहा फीचर्स क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों की। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड
important nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus to the soil। आपने कहा कि यहाँ पे जो उर्वरक होते हैं वो मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं मिट्टी में, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे क्रॉप होती है वो क्या करती है, इजिली फिर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपने कहा, दे हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब आपको प्लांट को प्रॉपरली क्या है, सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आपने कहा ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है, आपने देखा दो व्यक्ति हैं, एक टाइम टू टाइम अपना खाना खाता है, तीनों टाइम खाना खाया, और एक बैलेंस डाइट लेता है, संतुलित आहार लेता है, अपने फूड में सारे ही पोषक तत्व ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, मिनरल्स हैं, सारी चीजों को अपने खाने में ऐड कर रहा है। वहीं दूसरा एक व्यक्ति है जो एक दिन में एक या दो टाइम का खाना खाता है, लेकिन वो क्या है, कुछ ही पोषक तत्वों को ग्रहण कर पा रहे, कभी पोषक तत्व ग्रहण करता है और कभी नहीं भी करता है। दोनों के कंपैरिजन में, फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में, फर्स्ट के आपने क्या हेल्दी है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। सेकंड जो है वो कैसा होगा, कमजोर होगा, क्योंकि उसे प्रॉपर यहाँ पे जो डाइट है उसने नहीं ली है और उसे यहाँ पे पोषक तत्व नहीं मिले हैं। नेक्स्ट हमने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई यील्ड इन द हाई कॉस्ट फार्मिंग मेथड। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में क्या देते हैं, उत्पादन को देते हैं। अगर हम बात करें हाई कॉस्ट फार्मिंग के बारे में, आपने टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखी होगी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। आपने कहा नो कॉस्ट फार्मिंग होता है, लो कॉस्ट फार्मिंग होता है, हाई कॉस्ट फार्मिंग होता है, तीन हमने पढ़े थे। तो हमने कहा कि नो कॉस्ट फार्मिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे अपने कुछ खेत होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं और खुद ही क्या करेंगे, सिर्फ अपने लिए उगाएंगे। वहां पे जो भी काम है हम खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से क्या है ट्रैक्टर लाना पड़ रहा है या फिर हमें मजदूर लगाने पड़ रहे हैं। घर के जो सभी लोग हैं, जैसे कि घर गाँव में आपने देखा ही होगा कि हल भी खुद ही लगाया जाता है, बुआई खुद की जाती है, आपने कहा निराई या गुड़ाई खुद की जाती है, कटाई खुद की जाती है, मंडाई खुद की जाती है, और वो जो अनाज होता है वो सिर्फ अपने लिए होता है, वो बेचने के लिए, सेल करने के लिए नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि वो नो कॉस्ट है। वैसे तो कॉस्ट वहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्यों नहीं लगती होगी, क्योंकि अगर हम देखें, अगर किसी के अपना हल नहीं है तो वो किसी और से लगवाता है, तो वो उससे क्या करेगा, पैसे देगा। लेकिन अगर किसी का अपना है तो हम कह सकते हैं कि वो नो कॉस्ट फार्मिंग होती है। लो कॉस्ट फार्मिंग में हमने कहा कि थोड़ा सा ज्यादा फार्मिंग होगी। अब वहां पर क्योंकि ज्यादा फार्मिंग है तो आप क्या कर रहे हैं, मजदूर को लगा दे रहे हैं कटाई के लिए, ठीक है, या ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अगर हाई कॉस्ट फार्मिंग की बात की जाए तो यहाँ पर जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, बहुत बड़े स्केल पे होती है, जो जिसमें कि आपको रखने ही रखने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे ट्रैक्टर हो सकते हैं, एक से ज्यादा ट्रैक्टर रखने पड़े, आपको बहुत सारे मजदूर वहाँ पे रखने पड़ेंगे, अलग अलग चीजों के लिए, कटाई मंडाई के लिए अलग अलग वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपने कहा कि आप सेल के पर्पज से यानी कि बेचने के पर्पज से वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाई कॉस्ट फार्मिंग की हम बात करें तो हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यहाँ पे अच्छी मात्रा में यूज किया जाता है, जिससे कि अधिक मात्रा में क्या मिले, यहाँ पे उत्पादन मिलता है, ठीक है। ये तो फीचर्स हुए यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के। लेकिन हमने कहा प्रिकॉशंस विद फर्टिलाइजर्स, यानी कि उर्वरकों के साथ क्या क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अब सावधानियों के बारे में हम बात करें तो हमने कहा इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम उन चीजों को फॉलो ना करें या उन सावधानियों को नहीं हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने कहा कि हमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा फर्टिलाइजर should be applied in a proper amount as an excess of fertilizers is not good for the plant। हमने कहा उर्वरकों को उचित मात्रा में लगाना चाहिए, उचित मात्रा में डालना चाहिए, लगाना नहीं होगा, उचित मात्रा में अप्लाई करना चाहिए या छिड़कना चाहिए, जो भी आप कहें, क्योंकि उर्वरकों की अधिकता पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए, हमने ऐसी बात, सेम लाइन हमने जब खाद के बारे में पढ़ी थी, हमने कहा कि अगर हम खाद का ज्यादा उपयोग कर भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा प्रॉपर प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द टाइम ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर शुड बी टेकन, कि उर्वरकों के डालने का समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आपको उर्वरक कब डालने चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और किस क्रॉप में कौन सा उर्वरक आपको डालना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जबकि खाद में ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि हम किसी भी प्रकार की फसल को उगाते हैं, चाहे हम यहाँ पे रबी या खरीफ की फसल उगा रहे हैं या जैद की फसल उगा रहे हैं, हम वहाँ पे खाद डालते ही डालते हैं, ठीक है। जो गोबर होता है हम उसे डालते ही डालते हैं। Excess use of fertilizers can lead to a water pollution as the extra fertilizers get washed away during irrigation। आपने कहा उर्वरकों के अधिक उपयोग से जल प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि अतिरिक्त उर्वरक सिंचाई के दौरान बह जाते हैं।
क्योंकि हमने कहा उर्वरक जो है वो आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं, केमिकल्स का उसमें यूज किया जा रहा है। अब उसका छिड़काव आप खेतों में करते हैं, मिट्टी में करते हैं। जब यहाँ पर आपने कहा कि बरसात का टाइम आता है या फिर आपने कहा बारिश हुई तो आप देखते हैं कि मिट्टी भी बह जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में मिट्टी बहती है। मिट्टी बहेगी तो आपने कहा कि उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी बहेंगे। और आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है या बरसात का टाइम होता है तो जो पानी है वो रिवर में या पॉन्ड में जा करके मिल जाता है, तो क्या होगा, उस पानी में फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाएंगे जो कि क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव हैं, उनके लिए हार्मफुल होंगे। उस पानी का यूज जितने भी जीव कर रहे हैं उसके लिए भी क्या होगा, हार्मफुल होगा। नेक्स्ट हमने कहा excess use of fertilizers can destroy the fertility of the soil as well। आपने कहा उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता भी नष्ट हो सकती है। कैसे? आपने कहा आपने बहुत अधिक यूज कर दिया है किसका, फर्टिलाइजर्स का, इतना क्योंकि वो केमिकल्स हैं। अब आपने देखा होगा कि मिट्टी में भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। जितनी अधिक मात्रा में आप फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं उतना ही केमिकल आप मिट्टी में डाल रहे हैं, और जितना केमिकल होगा उतने ही केमिकल से क्या होगा, जो मिट्टी में जो माइक्रोब हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। उनकी डेथ यहाँ पे हुई तो आपने कहा कि जो सॉइल है, सॉइल की जो यहाँ पर फर्टिलिटी है या उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। किसकी वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में उसका उपयोग करते हैं। एक बार सारी चीजें पढ़ी कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको यूज करने चाहिए जब फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। चलिए, तो आपने यहाँ पर ये चीजें नोट कर ली होंगी। आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये आपके लिए होमवर्क में अगर मैं दूं, आप दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, मेन्योर और फर्टिलाइजर्स का कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे। दोनों का निर्माण, सबसे पहले तो दोनों का निर्माण कैसे होता है, दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, किन चीजों से इनका फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स है, दोनों के बेनिफिट्स आप लिखेंगे, क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि क्या क्या इनकी हानियां हैं। हमने कहा हम ये भी देखेंगे कि दोनों में से ज्यादा सुटेबल क्या है, और दोनों की प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें, उत्पादन क्षमता हम देखें तो कौन ज्यादा प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये आपके पास कुछ की पॉइंट्स आते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जो कि आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है, एक टेबल बना के आपके पास पूछा जाता है। तो हम आज के सेशन में इतना ही करेंगे, आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।